Good morning, students. Welcome again in online classes of Tagore Public School, Surajgarh. Today, we will discuss the topic of class 11 CBSE subject English. Today, we will discuss poem थर्ड पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ रेन. द वॉइस ऑफ रेन. स्टूडेंट्स, वॉइस ऑफ रेन है वह कंपोज्ड बाय वॉइस ऑफ रेन कंपोज्ड बाय वॉल्ट Whitman. The Voice of Rain, composed by Walter Whitman. Walter Whitman was an American poet. Walter Whitman was American poet, born 31st May 1819 and left us 26 March 1892. Students, The Voice of Rain, composed by Walter Whitman. Walter Whitman was an American poet, born 31st May 1819 and left us 26 March 1892. The major work of Walter Whitman. The major work of Walter Whitman, Leaves of Grass, घास की पत्तियाँ. Leaves of Grass, first published in 1855 with his own money. The major work of Walter Whitman was Leaves of Grass. Leaves of Grass was first published in 1855 with his own money. अपने स्वयं के पैसे से इन्होंने 1855 में इसे लीव्स ऑफ ग्रास को फर्स्ट पब्लिश किया था. वी हैव डिस्कस अबाउट द पोइट, about the poet. Here we have discussed about the poet, है ना. वॉल्टर विटमैन कौन थे, कब जन्म हुआ और उनकी मेजर जो वर्क है उनका क्या था, वो कब पब्लिश्ड हुआ, है ना. ये सारी हम बात कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोएम. Students, first of all I want to tell you about the title. यहाँ देखिए आप, वॉइस है वो ह्यूमन ट्रेट है. वॉइस क्या है? ह्यूमन ट्रेट है. वॉइस ह्यूमन ट्रेट है, जबकि रेन जो प्रोड्यूस करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, वॉइस नहीं. वॉइस तो ह्यूमन बीइंग की ट्रेट है. ठीक है. तो यहाँ आप देखिए कि रेन ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क कर रहा है ना. यानी आंसर देना, बोलना, है ना. जैसे रेन ग्राउंड पे आती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड. बट यहाँ पर वॉइस का नाम लिया गया है, वॉइस वर्ड को यूज किया गया है. वॉइस जो वर्ड है वो ह्यूमन ट्रेट है ना, मानवीय गुण है. जब किसी भी नेचर के ऑब्जेक्ट को, किसी भी
नेचर के ऑब्जेक्ट्स को, यानी रेन क्या है, नेचर का ऑब्जेक्ट है, किसी भी नेचर के ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग की तरह कंपेयर किया जाएगा, है ना, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह, यानी मनुष्य की ट्रेट्स उसके अंदर आ जाएंगी। जब कोई भी नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन बीइंग की तरह यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा कहीं भी किसी भी पोएम में, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज होगा। पर्सोनिफिकेशन, स्टूडेंट्स, जब कभी किसी भी नेचर के ऑब्जेक्ट को, नेचर के किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन बीइंग की ट्रेट्स के तरह एक्सप्लेन किया जाएगा तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, यानी रेन पर्सोनिफाइड, है ना, वहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। क्योंकि जब नेचर के किसी ऑब्जेक्ट को मानव का रूप दिया जाता है, यानी प्रकृति की, नेचर की किसी भी थिंग्स को, है ना, ऑब्जेक्ट्स को मानव का रूप दे दिया जाएगा, है ना, जैसे मानव करता है वैसे ट्रेट्स करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये पोएटिक डिवाइस है ना, सबसे मेन पोएटिक डिवाइस इसमें यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नॉलेज होना चाहिए, जो हमारा जो टाइटल है ना, उसमें रेन तो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड, बट यहाँ रेन साउंड नहीं आया है, उससे पहले क्या है, वॉइस आया है, यानी बरसात की आवाज़, रेन की आवाज़। अब आवाज़ तो क्या है, वॉइस क्या है, ह्यूमन ट्रेट है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ साउंड वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, वॉइस का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। इन दिस पोएम द पोएट यूज पर्सोनिफिकेशन द पोएटिक डिवाइस, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन ने सबसे मेन पोएटिक डिवाइस का इसमें, इस पोएम में जो यूज किया है, उस पोएटिक डिवाइस का क्या नाम है, पर्सोनिफिकेशन है। अंडरस्टैंड। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। जब किसी नेचर के ऑब्जेक्ट को, है ना, मानव का रूप दे दिया जाएगा, यानी ह्यूमन बीइंग की तरह एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इन दिस पोएम वॉल्ट विटमैन presents a conversation between the poet and the rain. This poem presents a conversation between the poet and the rain. इस कविता में एक डायलॉग है, एक कन्वर्सेशन का यूज हुआ है, किनके बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो, है ना, रेन से क्वेश्चन करेगा कौन, पोएट। उसके बाद में रेन है वह पोएट को आंसर देगी, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन है ना, दोनों के बीच में क्या है, कन्वर्सेशन है। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, द वॉइस ऑफ रेन, दिस पोएम प्रेजेंट्स द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन, यानी जो रेन का जो साइक्लिक मूवमेंट है, साइक्लिक मूवमेंट क्या होगा, साइक्लिक मूवमेंट मीन्स जो सी एरिया है या ग्राउंड पे जो वाटर है वो सनलाइट से वेपर होकर, है ना, वाटर वेपर एंड गोज टू द स्काई, यानी ऊपर आसमान की तरफ जाता है, और उसके बाद में क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड्स के बाद में वह रेन के रूप में वापस वही वाटर है ना, नीचे ग्राउंड पर आता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, यानी साइक्लिक मूवमेंट क्या होगा, ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड से वाटर वेपर होके ऊपर जाएगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बाद में यही क्लाउड्स यहाँ पे वापस आएगा, यानी ये साइक्लिक मूवमेंट है रेन का, ठीक है। ऐसे इसमें आपको याद रखना है।
तो फर्स्ट क्या हो गया, यहाँ पर आपको पॉइंट बता दिया, सेकंड ये। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द रेन इज पर्सोनिफाइड टू डिस्क्राइब herself, आपको 3 पॉइंट्स में रिमेंबर रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव डिस्कस अबाउट द पोएट, एंड सेकंड थिंग हमने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पर वॉइस जो वर्ड है वो क्यों यूज हुआ है ना। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड हमने क्या डिस्कस किया, ये 3 पॉइंट्स आपको अबाउट द पोएम, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है ना। मेन पॉइंट है इसमें, द वॉइस ऑफ रेन, दिस पोएम प्रेजेंट्स ए कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन, अंडरस्टैंड। दिस पोएम प्रेजेंट्स द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन। थर्ड पॉइंट, द रेन इज पर्सोनिफाइड टू डिस्क्राइब हरसेल्फ, यानी रेन इज पर्सोनिफाइड है ना, टू डिस्क्राइब हरसेल्फ, यानी अपने आप को मतलब बता रही है ना रेन कि मैं कौन हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, तो अपने आप का वर्णन कर रही है ना। तो इसलिए यहाँ रेन अपने आप का वर्णन करेगी तो बोलेगी, वॉइस प्रोड्यूस होगी, तो वॉइस है वो ह्यूमन ट्रेट है, तो इसलिए रेन को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकरण किया गया है। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है, मानवीकरण अलंकार, यानी मानव का रूप दिया गया है, ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस, देखो कन्वर्सेशन क्या है इसमें, है ना। फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट्स ए कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट स्टेंजा पोएट आस्क्ड द रेन, हु आर यू, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन करेगा, स्टार्टिंग की स्टेंजा की जो 2 लाइन्स हैं, है ना, वो और उन 2 लाइन्स में जो आई आएगा वो पोएट के लिए आएगा, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन किया गया है पोएट के द्वारा, फर्स्ट स्टेंजा की स्टार्टिंग की 2 लाइनों में पोएट के द्वारा, है ना, रेन से क्वेश्चन पूछा गया है, हु आर यू, तुम कौन हो। देन पोएट के क्वेश्चन का आंसर दिया, द रेन गेव एन आंसर टू द पोएट, ठीक है। द रेन गेव एन आंसर टू द पोएट, क्या आंसर दिया, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, और मैं आई एम पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, और पृथ्वी के लिए और पृथ्वी पर रहने वाले यानी अर्थ के लिए, और अर्थ पर कौन रहता है, ह्यूमन बीइंग, यानी मैं अर्थ के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हूँ, ब्लेसिंग हूँ। वरदान हूँ, है ना। आप ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन किसने किया, पोएट ने। आफ्टर दैट द रेन गेव एन आंसर टू द पोएट, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। देन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग के लिए जो रेन है वो क्या है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग मीन्स वरदान है एक प्रकार से। जैसे रेन ग्राउंड पर आती है, अर्थ के ऊपर आती है, तो चारों तरफ ग्रीनरी है ना, और जो क्रॉप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कि फर्स्ट में स्टेंजा में जो क्वेश्चन पूछा है रेन से, वो किसने पूछा है, द पोएट ने, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, हु आर यू। देन रेन क्या किया, रेन ने क्या किया, रेन गेव एन आंसर टू द पोएट, आई एम
क्या आंसर दिया? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। और ये ध्यान रखना, जो रेन है वो अर्थ और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है? ब्लेसिंग है। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट स्टेंजा। इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा, एंड हु आर दो, इट मीन्स हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू। सैड यानी कहा, आई, सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। आई रेफर्स टू, आई जो प्रोनाउन यूज हुआ है, आई रेफर्स टू पोइट, द पोइट, आई रेफर्स टू द पोइट वॉल्ट विटमैन, ठीक है। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यानी जो बहुत ही लाइट, मतलब थोड़ी थोड़ी जो बूंदें गिर रही थी बारिश की, रेन की जो बारीक बूंदें है ना, ड्रॉप्स नीचे गिर रही थी, बारीक बूंदें है ना, उनको बौछार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौछार। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यानी बौछार। किसकी? रेन की। रेन की सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से मैंने कहा, है ना, मैंने कहा। किसने कहा? पोइट ने, यानी पोइट ने कहा। पोइट आस्क्ड द क्वेश्चन टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर ऑफ द रेन, है ना, यानी बौछारों से पोइट ने पूछा। क्या पूछा? हु आर यू, ये क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। बताओ ये क्वेश्चन किसने आस्क्ड किया? पोइट ने। किसको? द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर ऑफ द रेन, यानी बौछार जो गिर रही थी, है ना, उनसे पूछा। नेक्स्ट लाइन, विच स्टेज टू टेल, है ना, गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। मी रेफर्स टू द पोएट, मी रेफर्स टू द पोएट, ठीक है। क्या कह रहा है? एज हियर ट्रांसलेटेड, यहाँ जो नीचे ट्रांसलेटेड है ना, वो क्या है? एक आंसर है। क्या है? एक आंसर है। वो आंसर मुझे किसने गेव यानी किसने दिया, है ना, रेन ने। यह आंसर किसने दिया? रेन ने, ठीक है। रेन गेव मी एन आंसर, रेन ने मुझे आंसर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जो यहाँ ट्रांसलेटेड है। विच स्टेज टू टेल यू, और जो मुझे जो आंसर दिया वह आपको बताना बड़ा स्ट्रेंज है। आपको बताना क्या है? स्ट्रेंज है ना। क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंज टू टेल, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंज टू टेल, है ना। तो आप देखो, स्ट्रेंज टू टेल बताना आश्चर्यजनक है, स्ट्रेंज है। क्या स्ट्रेंज है? यानी एक नेचर की जो ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स जो नेचर का जो ऑब्जेक्ट है वो ह्यूमन ट्रेट की तरह बिहेव करे, यानी मानवीय गुण ले ले, है ना, मानव की तरह बात करे, है ना, तो वो क्या है बताना बड़ा ही स्ट्रेंज है, आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि यहाँ खुद क्या, नीचे जो यह ट्रांसलेटेड किया गया है वो खुद जो आंसर दिया वो किसने दिया है? रेन ने, ठीक है। मैं रिपीट कर, देखो इन दो लाइनों में, ये दो लाइनें तो पोइट ने, ठीक है। इसके बाद में जो आंसर आएगा वो रेन की तरफ से आएगा। किसकी तरफ से? द रेन, ठीक है। ये आंसर किसने दिया है? रेन ने। एक बार रिपीट कर देता हूँ, एंड हु आर दो, तुम कौन हो? सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, ठीक है। यानी सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर को पोइट ने कहा, यानी पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। विच स्टेंज टू टेल यू, आपको बताना स्ट्रेंज है, आश्चर्यजनक है। क्या आश्चर्यजनक है? गिव मी एन आंसर, जो मुझे आंसर दिया गया। रेन ने जो मुझे आंसर दिया वह आंसर आपको बताना स्ट्रेंज है, क्योंकि रेन तो क्या है? नेचर का ऑब्जेक्ट है, और नेचर का ऑब्जेक्ट है ना, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा रेन तो, है ना, लेकिन उसने मानव की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव किया है, यानी बोलकर मुझे बताया कि मैं कौन हूँ, ठीक है। एज हियर ट्रांसलेटेड, यहाँ नीचे जो ट्रांसलेटेड है जो आंसर है ना, वो आंसर मुझे किसने दिया? रेन ने, और वही आपको बताना बड़ा स्ट्रेंज है। अंडरस्टैंड? आंसर क्या दिया? रेन आंसर देगी, है ना। रेन गेव
द आंसर टू द पोएट, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं अर्थ की पोएम हूँ, है ना। आई रेफर्स टू रेन, आई रेफर्स टू रेन, आई किसको रेफर करेगा, रेन को। ये इसमें आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट स्टेंजा के जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो आई प्रोनाउन आया वो किसके लिए यूज हुआ है, द पोएट, फॉर द पोएट। बट जो यहाँ आंसर दिया गया है रेन के द्वारा, उसमें जो आई यूज हुआ है प्रोनाउन, वो किसको रेफर करेगा, द रेन। अंडरस्टैंड। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सैड द वॉइस ऑफ रेन, यानी रेन की वॉइस ने, है ना, रिप्लाई किया, उत्तर दिया, यानी आंसर दिया। क्या आंसर दिया, क्या बताया, आई एम पोएम ऑफ द अर्थ, यानी रेन की वॉइस ने कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इटर्नल, इटर्नल यानी परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब क्या होता है, निरंतर, अनंत, यानी निरंतर जो प्रोसेस चलती रहे, कंटिन्यूअस, परपेचुअल स्टेट। इटर्नल ये मीन्स क्या होगा, परपेचुअल। आई किसको रेफर करेगा, रेन को। राइज यानी ऊपर उठना, है ना। इम्पैल्पेबल, दैट कांट बी टच्ड, जिसको टच नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ लैंड, लैंड यानी जो हमारी भूमि है, यानी सरफेस वाली मानी जाएगी, भूमि का जो सरफेस है ना, धरातल। एंड द बॉटमलेस सी, जो अथाह सागर है ना, अथाह है सागर है ना, फैथमलेस सी, बॉटमलेस सी, है ना, वहां से। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इटर्नल यानी परपेचुअल, इट मीन्स, इटर्नल मीन्स परपेचुअल, यानी निरंतर। मैं परपेचुअल या इटर्नल यानी निरंतर। आई यानी रेन, राइज मैं ऊपर उठती हूँ, निरंतर क्या करती हूँ, ऊपर उठती हूँ, है ना, राइज होती हूँ। रेन क्या कहती है, आई किसको रेफर करेगा, रेन को। रेन कहती है कि आई राइज, मैं राइज होती हूँ, कैसे, परपेचुअल, निरंतर, मतलब डेली, है ना। इम्पैल्पेबल है, दैट कांट बी टच, लेकिन मुझे टच नहीं किया जा सकता, है ना, मुझे टच किया नहीं जा सकता, क्योंकि वाटर वेपर होके ऊपर जाता है ना, राइज होके जाएगा, वेपर होके ऊपर जाएगा। आउट ऑफ लैंड, है ना, एंड द बॉटमलेस सी, यानी मैं बॉटमलेस अर्थात सी से, बॉटमलेस सी और लैंड से क्या होती हूँ, राइज होती हूँ। अब मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये सी एरिया है ना, बॉटमलेस सी है, बॉटमलेस सी, ठीक है। ये क्या है, लैंड या सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, लैंड या सरफेस ऑफ अर्थ। उधर क्या है, बॉटमलेस सी है, ठीक है। ये जो सन है ना, ये सन है। अब मैं इस लास्ट लाइन को बताता हूँ कि साइकिल कैसे चलता है, ठीक है। ये सन है, सनलाइट नीचे आएगी, है ना, दोनों जगह, मतलब सूर्य की जो लाइट है वो नीचे आएगी। अब सूर्य की जो गर्मी से, है ना, जो हीट है, उससे क्या होगा, ये जो बॉटमलेस, इस सी के अंदर जो वाटर है वो क्या होगा, वेपर्स, है ना, यानी वाष्प बनेगा। क्या बनेगा, वाष्प, ठीक है। अब आप ये बताओ, जो बॉटमलेस सी में और यहाँ भी जो कुछ, मतलब जो ग्राउंड लेवल पर कुछ भी वाटर टैंक्स वगैरह हैं या जोड़ वगैरह हैं, वहाँ पर भी सनलाइट आएगी, है ना, तो वो वाटर भी क्या हो जाएगा, वेपर, ठीक है। इट मीन्स, लास्ट लाइन में देखना आप,
यानी बॉटमलेस सी का वाटर और ग्राउंड के ऊपर भी जो वाटर इकट्ठा है एक जगह, है ना, वो भी सनलाइट की वजह से, मतलब सूर्य के प्रकाश की वजह से, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपो हो जाएगा। तो बॉटमलेस सी वाला भी वेपो होके ऊपर जाएगा और लैंड वाला भी ऊपर जाएगा। तो क्या कहती है, आई राइज, मैं लैंड से और बॉटमलेस सी से राइज होती हूँ। किसके रूप में, अब ये देखो राइज हो रही है, इधर भी क्या हो रही है, राइज, किसके रूप में, वेपर्स होकर। वाटर किसके रूप में ऊपर जा रहा है, वेपर्स होकर, वाष्प के रूप में, जो हमें दिखाई नहीं देगा, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, वाटर, लैंड के ऊपर जो वाटर है वो भी वेपर होकर ऊपर जाता है, राइज होता है, और बॉटमलेस सी के ऊपर जो वाटर है वो भी सनलाइट से, यानी सूर्य के प्रकाश से वेपर्स होकर ऊपर जाता है, ऊपर राइज होगा। तो उसको हम देख नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी टच्ड, है ना, इट मीन्स इम्पेल्पेबल, है ना। जो वाटर है, अब वेपर्स यानी वाष्प है, ऊपर जाएगी, उसके अंदर वाटर तो है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। ठीक है, और वो ऊपर जाकर क्लाउड्स बन जाएगी, यहाँ जाकर, है ना, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे और वैसे ही वो, जैसे ही मान लो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स होंगे, है ना, स्मॉल पार्टिकल्स, स्काई की तरफ जाएगा, राइज होकर कहाँ जाएगा, वेपर होके स्काई की तरफ। ठीक है, वेपर होके कहाँ जाएगा, स्काई की तरफ। तो वहाँ पर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, उनके ऊपर वो वाष्प की बूंदें वो जम जाएंगी। ठीक है, वो एक जगह जम जाएंगी, बाद में धीरे धीरे वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये ग्राउंड के ऊपर तो है, अब मान लो ये क्लाउड्स यहाँ भी हैं, बॉटमलेस सी के ऊपर भी है ना। जो एयर आई तो ये क्लाउड्स इधर भी आ सकते हैं और इस साइड में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये ड्रॉप्स है, यानी क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, वाटर वेपर्स होकर राइज होकर ऊपर गया स्काई की तरफ, टुवर्ड्स द स्काई, देन स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर क्या हो गया, फ्रोज हो गया, है ना, मतलब जम गया, जमने के बाद में वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और जैसे ही वो वाटर ड्रॉप्स हैवी हो जाएंगी तो हमारा जो ग्रेविटी है ना, अर्थ का, वो नीचे कैच करेगा, तो वाटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब बारिश होगी, तो बारिश होगी तो ये बारिश वापस यहाँ आएगी, यानी यहाँ से वापस गया जल और यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, अब ग्राउंड से देखो, यहाँ क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, जब बारिश हुई तो ये ग्राउंड के ऊपर ही आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो वाटर का जो साइकिल है वो ऐसे चलता रहता है, जो वाटर साइकिल है वह ऐसे चलता रहेगा। द साइक्लिक मोमेंट ऑफ द रेन, है ना, इटर्नल, कंटिन्यूस रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, तो इटर्नल यानी मैं निरंतर, मैं परपेचुअल राइज होती रहती हूँ। आपको बता दिया परपेचुअल राइज क्यों होगी, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की वजह से, और क्या होगी, राइज किसकी ओर, स्काई की ओर। बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स का, उसके बाद में क्लाउड से क्या होगी, रेन यानी बारिश, और वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड के ऊपर, लैंड के ऊपर या बॉटमलेस सी के अंदर। ठीक है, वापस वो साइकिल चलता रहेगा। तो ये कह रहा है एंड बॉटमलेस सी, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टेंजा। देयर आर टू वॉइसेज इन द पोएम, इस पोएम में मतलब टू वॉइस का यूज हुआ है ना। व्हाट डू दे बिलोंग टू, है ना, वो दोनों वॉइस किससे बिलोंग करती है। विच लाइन्स इंडिकेट दिस, और वो कौन सी लाइन है जो ये इंडिकेट करती है कि ये पोइट की वॉइस है और ये रेन की वॉइस है। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट में तो बता देंगे टू वॉइस का यूज हुआ है, फर्स्ट तो पोइट की और सेकंड रेन की। ठीक है, और अगर लाइन इंडिकेट करना है तो ये लाइन तो किसके बारे में होगी, फर्स्ट लाइन तो ये लाइन इंडिकेट क्या करेगी कि ये वॉइस किसकी है, पोइट की, समझ गए ना। और सेकंड वॉइस है, आप ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या इंडिकेट करेगी, तो ये वॉइस है वो किसकी है, रेन की। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, दोनों लाइन आप उठा के रखेंगे, दोनों के बारे में लिख देंगे, वॉइस एक पोइट की है और एक रेन की है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज
स्टेंस टू टेल मीन, ये जो फ्रेज है स्टेंस टू टेल, स्टेंस टू टेल, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक नेचर का जो ऑब्जेक्ट है, एक नेचर का जो ऑब्जेक्ट है रेन है, उसने एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया, यानी बोलकर बताया कि मैं अर्थ की पोइम हूँ। तो ये बात बताना ही क्या है, स्टेंस टू टेल, अंडरस्टैंड। इन दिस वीडियो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द पोएट, ठीक है, वॉल्टर वॉल्ट विटमैन। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइटल कि वॉइस का यूज क्यों हुआ है। उसके बाद में हमने ये देखा कि ये पोएम क्या प्रेजेंट्स करती है, 3 लाइंस देखी है, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टेंजा को, होल स्टेंजा को कंप्लीट, फर्स्ट स्टेंजा है उसको हमने कंप्लीट देखा है, डिस्कस किया है। और लास्ट में इस स्टेंजा से जो क्वेश्चन आए हैं, टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आए हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।